प्रिय छात्रों, कल आपको मैंने प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है, रोग क्या होता है, रोग का विकास कैसे होता है, वो मैंने बताया। कल मैं आपको पेनिट्रेशन में एक चीज़ नहीं बता पाया था। इनॉकुलेशन के बाद रोग कारक पौधे के अंदर घुसता है, इसको पेनिट्रेशन कहते हैं। तो नेचुरल ओपनिंग में एक नेचुरल ओपनिंग हाइड्रोथोड्स भी होता है, जिसके बारे में मैं कल आपको नहीं बता पाया था। आप इसे करेक्ट कर लें। हाइड्रोथोड्स पत्तियों के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जब भूमि में अत्यधिक पानी होता है, एक्सेस जल इन हाइड्रोथोड्स से बाहर निकलता है। यह भी एक प्राकृतिक रास्ता होता है, इसके द्वारा भी रोग कारक पौधे के अंदर घुसते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल आपको मैंने बताया था पैथोजेनेसिस, द चेन ऑफ इवेंट्स इन डिसीज डेवलपमेंट। उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी बीमारी से कितना नुकसान हो रहा है। यदि बीमारी से बहुत मामूली नुकसान है और उसके रोकथाम में धन अधिक व्यय होता है, तो ऐसे बीमारी के रोकथाम के लिए हम आपको कोई उपाय नहीं बताएंगे कि आप इसका रोकथाम कीजिए, क्योंकि जितनी लागत लगेगी उतने फसल के उपज में वृद्धि नहीं होगी और वो घाटे का व्यापार होगा। अतः बीमारी से कितना नुकसान हो रहा है, इस बात को आपको समझना होगा, जानना होगा। यदि बीमारी के रोकथाम में किए गए खर्च से उपज इतनी बढ़ जाती है कि उस खर्च के बाद भी कुछ आपको प्राप्त हो जाता है, तब तो रोकथाम करना चाहिए। तो क्रॉप लॉस की अंडरस्टैंडिंग जानकारी आपके पास अवश्य होना चाहिए। यदि आप ये सब कर लेते हैं तो फिर कैसे रोग का नियंत्रण करेंगे, ये आपको करना होगा और जानना होगा कि किसी बीमारी का नियंत्रण आप कैसे करेंगे। अलग अलग बीमारियों के नियंत्रण के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। जैसे कोई बीमारी सीड बॉर्न है तो हम बीज शोधन से रोकथाम कर लेंगे। यदि कोई बीमारी सॉयल बॉर्न है, तो यदि कम क्षेत्रफल है तो हम सॉयल ट्रीटमेंट कर लेंगे, भूमि शोधन कर लेंगे और हमारी भूमि रोग कारक से मुक्त हो जाएगी और बुआई करने पर बीमारी नहीं लगेगी। भूमि शोधन के बारे में पीछे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल में इसे देख सकते हैं। फिलहाल अब आपको मैं बताऊंगा एयरबॉर्न डिसीज़ यदि है तो एयरबॉर्न डिसीज़ के लिए केवल रासायनिक उपचार ही है या बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जिससे कि आप बीमारी से फसल को बचा सकते हैं। एक और रोकथाम का उपाय है जो किसी भी बीमारी के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है, वह है रोग रोधी जातियाँ। यदि रोग रोधी जाति है तो आपको बहुत परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वो सभी प्रकार की बीमारियों के लिए काम करती है, चाहे वो सीड बॉर्न हो या सॉयल बॉर्न हो या एयर बॉर्न हो। एयरबॉर्न डिसीजेज़ में जो वायुजनित बीमारियां हैं, हवा के द्वारा रोग कारक लाए जाते हैं, उनके रोकथाम के लिए तो रोग रोधी जातियाँ वरदान ही साबित होती हैं। प्लांट पैथोलॉजी विषय विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान ये तब है जब आप बीमारी को समझते हैं, उसके प्रकृति को समझते हैं, तो ये विज्ञान है। और जब उसे पहचान कर और रोकथाम का उपाय करते हैं तो ये कला है। तो प्लांट पैथोलॉजी विषय
विज्ञान और कला दोनों ही है। अब मैं आपको फिर थोड़ा पीछे ले चलना चाहता हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि बीमारी किन किन कारणों से होती हैं। अब मैं आज आपको बताऊंगा बीमारी कब होती है। तो जितने अजैविक कारण से होने वाली बीमारियां हैं उनमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो फैक्टर जिससे बीमारी होती है और वह पौधा जिस पर बीमारी होनी है। यदि पौधा है और वो फैक्टर है तो बीमारी लगी जाएगी। जैसे मैं कल आपको बताया था ब्लैक ट्रिप ऑफ मैंगो। यदि आम का बागीचा है, उसके पास ईंट का भट्ठा है, उसके चिमनी से दूषित गैसें निकल रही हैं और फलों में बोरान की कमी है। उस बागीचे में जो फल लगे हुए हैं यदि उसमें बोरान की कमी है और ईंट के भट्ठों का धुआं लग रहा है उस पर, तो ब्लैक ट्रिप ऑफ मैंगो की बीमारी अवश्य हो जाएगी। मैंने आपको कल बताया कि जिस भूमि में जिंक की कमी होगी, आप धान लगाएंगे तो उस पर खैरा डिसीज ऑफ राइस लगेगा ही लगेगा। इसके विपरीत जो जैविक कारणों से होने वाली बीमारियां हैं उनमें जो कारण होता है काजल कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं, जो कारण होता है जटिल है रोग जो जैविक कारणों से होता है, क्योंकि इसमें दो जीव इन्वॉल्व हैं और दोनों वातावरण से प्रभावित होते हैं। होस्ट प्लांट भी प्रभावित होता है और रोग कारक भी प्रभावित होता है। तो वातावरण, रोग कारक और होस्ट प्लांट, ये तीनों का इकट्ठा होना बीमारी होने के लिए आवश्यक होता है। अब मैं आपको एक एक फैक्टर की बात बता रहा हूँ रोग त्रिकोण के। रोग त्रिकोण में पहले आप होस्ट प्लांट पर विचार करिए। यदि होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट है, बीमारी के होने में रोग कारक, होस्ट प्लांट और वातावरण का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है, तभी बीमारी लगती है या बीमारी की उग्रता प्रभावित होती है। ये फैक्टर हैं होस्ट प्लांट, पैथोजन और इन्वायरमेंट। इन तीनों को मिलाकर के डिसीज ट्रायंगल कहते हैं, डिसीज ट्रायंगल। अब इसमें होस्ट प्लांट है, पहले इस पर विचार करिए। यदि होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट है, रोग रोधी है या इम्यून है, यदि इम्यून है तो बीमारी बिल्कुल ही नहीं लगेगी। हाईली रेजिस्टेंट है तो थोड़ा बहुत असर बीमारी का हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन यदि ससेप्टेबल होगा तो बीमारी ज़्यादा लगेगी। अब इस होस्ट प्लांट को वातावरण प्रभावित करता है। वातावरण में इस तरह का परिवर्तन हो जाता है कि होस्ट प्लांट में जो रेजिस्टेंट का गुण है वो कमज़ोर हो जाता है। पौधे को वो वातावरण ससेप्टेबल बना देता है, रोगग्राही बना देता है। इसी तरह से रोग कारक पर विचार करें आप, तो रोग कारक भी दो प्रकार के होते हैं। एक रेंज होता है, कुछ रोग कारकों में रोग उत्पन्न करने की क्षमता अत्यंत कम होती है और कुछ रोग कारकों में रोग उत्पन्न करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। फिर आपको एक बार और बता दूं, इन्वायरमेंट, प्लांट पैथोजन और होस्ट प्लांट जैविक कारणों में इनका महत्व होता है। इसे हम डिसीज ट्रायंगल या रोग त्रिकोण कहते हैं। मैंने आपको बताया कि वातावरण के प्रभाव से पोषिता में रोगग्राहिता बढ़ती भी है, रोगग्राहिता घटती भी है। इसी तरह से रोग कारक भी जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है उसको विरुलेंट पैथोजन कहते हैं, और जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है उसको हम नॉन विरुलेंट कहते हैं। यदि मान लीजिए नॉन विरुलेंट पैथोजन हो तो बीमारी बहुत कम लगेगी या नहीं भी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे उसकी विरुलेंसी बढ़ेगी
बीमारी तेज़ी से बढ़ेगी। और वातावरण भी इनके विरुलेंसी को बढ़ाता और घटाता है। जैसे वातावरण यदि ठीक है तो सेकेंडरी एनाकुलम बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस प्रकार संक्षेप में आप ये समझ लीजिए कि यदि रोगग्राही होस्ट प्लांट हो, विरुलेंट पैथोजन हो जिसकी विरुलेंसी ज़्यादा हो, पैथोजेनिसिटी जिसकी ज़्यादा हो, एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिसीज इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनेसिस और पैथोजेनिसिटी में आप कंफ्यूज न करें, ये मैं आपको बता दूं। पैथोजेनिसिटी रोग कारक की क्षमता होती है जिस क्षमता के आधार पर वो पौधों में रोग उत्पन्न करता है। तो मैं बता रहा था रोग त्रिकोण के बारे में। अब इस रोग त्रिकोण में इन्वायरमेंट ऐसा हो जो पौधे को रोगग्राही बनाता हो, और पैथोजन विरुलेंट हो और वातावरण भी उसको विरुलेंट बनाने में सहायक हो, तो ये बीमारी महामारी के रूप में लगती है। तो महामारी होने के लिए आप एक बार फिर से सुन लीजिए, रोगग्राही होस्ट प्लांट हो और विरुलेंट पैथोजन हो और वातावरण इस प्रकार का हो कि होस्ट प्लांट में ससेप्टिबिलिटी बढ़ाने वाला हो और रोग कारक में विरुलेंसी बढ़ाने वाला हो, उसकी रोग उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ाने वाला हो, तो बीमारी महामारी के रूप में लगती है। यदि किसी भी फैक्टर में कोई परिवर्तन होता है, इससे बीमारी के उग्रता में कमी या अधिकता आती है। अब इस रोग त्रिकोण के जो फैक्टर्स हैं ये तो वही हैं, इसके साथ साथ समय, यदि फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा समय तक रहता है बीमारी उत्पन्न करने के लिए तो बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। और एक दूसरा फैक्टर स्वतः मनुष्य है। मनुष्य के तमाम क्रियाकलापों से बीमारी घटती बढ़ती है। जैसे हम रोगरोधी जाति न ढूंढ के लगाएं, समय से और उचित मात्रा में खाद न दें, सिंचाई न करें इत्यादि। जैसे यदि हम बिना विचारे अत्यधिक नाइट्रोजन की खाद डाल दें तो पौधे सकुलेंट हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं और उनमें बीमारी ज़्यादा लगती है। वहीं हम पोटास और फास्फोरस बढ़ा देते हैं तो पौधे में मजबूती आती है। सिंचाई, यदि हम सिंचाई ठीक से नहीं कर पाते हैं या जल निकास हमारे खेत में नहीं है तो ये मनुष्यों के द्वारा प्रभावित किया जाता है इस प्रकार से बीमारी। तो समय और मनुष्य, ये दो और फैक्टर जुड़ जाते हैं। इस तरह से यह रोग त्रिकोण पिरामिड में बदल जाता है, जिसे हम डिसीज पिरामिड कहते हैं। रोग त्रिकोण और डिसीज पिरामिड का ठीक से अध्ययन कर लेने से आगे चल के बीमारी के रोकथाम में सुविधा होती है उसके ज्ञान से। सफल संक्रमण के बाद पौधे और रोग कारक के बीच में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिससे पौधे के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर, शारीरिक क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, उसके श्वसन पर, रिस्पायरेशन पर, फोटोसिंथेसिस पर, ट्रांसपीरेशन पर, प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से पौधा विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, जिसको हम सिम्टम कहते हैं। अतः सिम्टम को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, बीमारी के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पौधे के द्वारा प्रदर्शित चिन्हों को हम रोग चिन्ह कहते हैं। ये रोग चिन्ह अलग अलग रोग कारकों के द्वारा अलग अलग तरह का उत्पन्न किया जाता है।
आपको बता दें कि 75% से अधिक बीमारियां केवल फफूंद से होती हैं पौधों में। और पौधों का अलग अलग वर्ग, रोग कारकों का अलग अलग वर्ग है और उनके द्वारा उत्पन्न किया गया रोग चिन्ह भी अलग अलग होता है। जैसे फंजाई का एक वर्ग है मिक्सोमाइसीट्स और ओमाइसीट्स। इन दोनों ही क्लास के सदस्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे वार्ट, राट, ब्लाइट, डैम्पिंग ऑफ। एक बार पुनः आपको बता दूं कि होस्ट पैथोजन के रिएक्शन से पौधे की शारीरिक क्रिया में परिवर्तन होता है, जैसे रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपिरेशन। इन क्रियाओं के होने से पौधे के द्वारा कुछ प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाती है, जिसे हम सिम्टम कहते हैं। सिम्टम की परिभाषा आप यूँ कर सकते हैं, बीमारी के फलस्वरूप पौधे द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रिया को सिम्टम कहते हैं। अलग अलग तरह के रोग कारकों के द्वारा अलग अलग तरह के रोग चिन्ह उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे मिक्सोमाइसीट्स और ओमाइसीट्स। ये फफूंद का क्लास है। इसके द्वारा वार्ट, गॉल्स, राट्स, ब्लाइट्स, डैम्पिंग ऑफ जैसे रोग चिन्ह उत्पन्न होते हैं। गॉल्स जैसे पौधों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर उभार हो जाता है, उसे हम गॉल्स कहते हैं। वार्ट्स जैसे लोगों के चेहरे पर मस्से निकलते हैं, उसी तरह से पौधों के सतह पर मस्से जैसी चीज़ बन जाती है। राट्स कुछ रोग कारकों की वजह से इस क्लास के सड़न पौधों में पैदा होती है, जिसे हम राट्स कहते हैं। और कुछ के द्वारा झुलसा उत्पन्न होता है और कुछ के द्वारा डैम्पिंग ऑफ पैदा होता है। डैम्पिंग ऑफ में रोग चिन्ह इस प्रकार होता है कि शाम को आप यदि अपने खेत का विजिट कर रहे हैं और पौधे खड़े हैं, ठीक दिख रहे हैं, और जब आप सुबह जाते हैं तो उनमें से कुछ पौधे ज़मीन पर लुढ़के हुए होते हैं। ये ज़मीन के सतह पर रोग कारक पौधे को संक्रमित करता है और बहुत तेज़ी से वहाँ के ऊतकों को मार देता है, जिससे पौधा धराशायी हो जाता है। इसको हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। ये मोस्टली पीथियम की जातियों से डैम्पिंग ऑफ उत्पन्न होता है। ब्लाइट्स, इसमें पत्तियां तेज़ी से मर जाती हैं, नेक्रोसिस जाती है बहुत तेज़ी से, और पूरा का पूरा खेत झुलसा हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में आपने देखा होगा। राट्स जैसे आपने अदरक में देखा होगा राइजोम रॉट ऑफ जिंजर। तो ये राइजोम रॉट ऑफ जिंजर ये पीथियम से होता है और नीचे जो अदरक खाया जाता है वो पोर्शन सड़ने लगता है। ये इसे राइजोम रॉट कहते हैं। वार्ट ऑफ पोटैटो एक बीमारी है और उस पर मस्से जैसा रोग चिन्ह बन जाता है और कुछ इसी से मिलता जुलता वार्ट भी होता है। छात्रों, आज का क्लास मैं यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। पुनः अगले वीडियो में आपके साथ मिलूँगा।
अगले वीडियो में मैं एस्कोमाइसीट्स और फंजाई इम्परफेक्टाई क्लास के फफूंदों से जो रोग उत्पन्न होता है उसके बारे में बताऊंगा। बेसिडियोमाइकोटिना के द्वारा उत्पन्न रोग चिन्हों को बताऊंगा। बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न रोग चिन्हों को बताऊंगा। वायरसेस के द्वारा रोग चिन्हों को बताऊंगा। अगले क्लास में इन सभी रोग चिन्हों को, इन कारकों से होने वाले रोग चिन्हों के बारे में आपको बताऊंगा। पुनः आपको सिम्टम का क्लासिफिकेशन सहित आपको सिम्टम पढ़ाऊंगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप हमारे अगले वीडियो का उत्सुकतापूर्वक इंतज़ार करेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहें, आपका ज्ञानवर्धन हो, आप अपने जीवन में सफल हों, आगे बढ़ें। पुनः आपसे निवेदन करना है कि जो आपको न समझ में आ रहा हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। मैं आपको संतुष्ट करने का अनवरत प्रयास करता रहूँगा और आप विश्वास है कि संतुष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।